हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की किताब संचयन का तीसरा चैप्टर टोपी शुक्ला। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। तो जो इफ़न है वो टोपी शुक्ला की जो कहानी है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, किस तरह से वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब उसके बिना कहानी अधूरी क्यों लगती है। तो उत्तर होगा कि इफ़न टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ ही हुई थी। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफ़न के बिना टोपी की कहानी को समझा नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। तो इफ़न के बिना इस हम कहानी को सोच भी नहीं सकते। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की जो कहानी है वो अधूरी है क्योंकि टोपी शुक्ला की जो पहली दोस्ती हुई थी वो इफ़न के साथ हुई थी और इफ़न के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। पीहर मतलब अपने मम्मी पापा के यहाँ क्यों जाना चाहती थी। तो आंसर होगा कि इफ़न की दादी पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो जमींदार परिवार की बेटी थी। उनके पीहर में बहुत घी, दूध, दही की भरमार थी, बहुत अधिक था ये सब। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में उनकी शादी हो गई लखनऊ के मौलवी से। तो मौलवी के यहाँ शादी हुई तो क्या हुआ, जो मौलवी साहब थे उनके पति थे, वहाँ पर उनको उनके नियंत्रण में रहना पड़ता था। जैसा वो कहते थे उनको वैसा ही करना पड़ता था। तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो आज़ाद नहीं है, अपनी इच्छा से वो जी नहीं पाती थी। और पीहर जाने पर वो स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और वहाँ जाकर वो जी भर कर दूध दही खाती थी। यही वजह है कि उनका मन हर समय पीहर जाने को तरसता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा को पूरा क्यों नहीं कर पाई। तो आंसर हुआ कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दादी का विवाह हुआ था एक मौलवी परिवार में और मौलवी परिवार में विवाह होने के कारण वो शादी में नाच नहीं सकती थी क्योंकि मौलवियों में शादी विवाह के समय जश्न मनाने या गाने बजाने का रिवाज नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था, जो मौलवी लोग होते थे वो किसी की भी शादी विवाह होते थे तो उसमें औरतों को इजाज़त नहीं देते थे इस तरह का जश्न मनाने की। तो यही कारण था कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की जो इनकी इच्छा थी उसको पूरा नहीं कर पाई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब टोपी ने अम्मी शब्द बोला तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई, उनका क्या रिएक्शन हुआ। तो आंसर होगा कि टोपी शुक्ला के घर वाले जो थे वो आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द जो है वो मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना गया तब घर वालों के तो होश ही उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी, उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी शब्द इसने कहाँ से सीखा। तो उनकी संस्कृति के विपरीत यह शब्द घर में कैसे आ गया, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफ़न के घर सीखा है तो उसकी माँ और दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो आंसर होगा कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन वैसे तो कोई भी महत्व का नहीं है, लेकिन यह दिन टोपी के जीवन में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसी तारीख को मतलब 10 अक्टूबर सन 45 को क्या हुआ था, इफ़न के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया था। तो यह तबादला इफ़न की दादी के देहांत के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। तो इफ़न की दादी का देहांत हो गया और जो पिता थे उनका भी तबादला हो गया। तो जो टोपी था बिल्कुल अकेला हो गया था क्योंकि इफ़न के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की थी। तो इफ़न भी चला गया और जो नए कलेक्टर आए थे उनके 3 बेटे थे, लेकिन किसी ने उससे दोस्ती नहीं की। तो वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। तो ये जो 10 अक्टूबर सन 45 का दिन था इसीलिए टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन उसके पिता का, जो उसका दोस्त था, उसके पिता का तबादला हुआ था, उसका दोस्त चला गया था, वो बिल्कुल अकेला हो गया था। आपका अगला प्रश्न है कि टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही। तो टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात इसलिए कही थी क्योंकि टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह हमेशा टोपी को डांटती रहती थी
और कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी। तो बच्चे जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ उन्हें प्यार मिलता है वहीं जाते हैं। तो टोपी की दादी परंपराओं से बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू थीं। वे टोपी को इरफान के घर जाने से भी रोकती थी। दूसरी ओर इरफान की जो दादी थी वो बहुत नरम स्वभाव की थी और वो बच्चों पर बिल्कुल क्रोध करना नहीं जानती थी। इसी स्नेह के कारण, इसी प्यार के कारण टोपी इरफान से अपनी दादी बदलने की बात करता है। वो क्या कहता है कि तुम मेरी दादी ले लो, मैं तुम्हारी दादी ले लूँ। उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी। तो इरफान की जो दादी थी उनकी बोली में भी बहुत मिठास थी, तो उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी। यही वजह है कि टोपी जो होता है वो इरफान से दादी बदलने की बात कहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? तो आंसर होगा कि पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था, क्योंकि प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, अपनी बाजी तथा छोटी बहन से भी था। पर ये सभी उसे कभी कभार तो डांट ही देते थे, लेकिन जो इरफान की दादी थी वो उसे कभी नहीं डांटती थी। दादी ने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। वह रात को उसे तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाया करती थी, इसलिए वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? तो इरफान की दादी के देहांत के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? तो आंसर होगा कि इरफान की दादी जो थी बहुत स्नेहमयी थी, मतलब हर किसी से उन्हें बहुत प्यार था। वह टोपी को बहुत दुलार करती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। टोपी को भी स्नेह व अपनत्व की ज़रूरत थी। जो टोपी था वो भी चाहता था कि कोई उसको चाहे, कोई उसको प्यार करे, क्योंकि उसे अपने घर में तो हर कोई डांटता ही रहता था। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था वह अधिकतर उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश किया करता था, क्योंकि उस घर में वही उसे सबसे अच्छी लगती थी। तो दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए वहाँ कोई नहीं था। टोपी को वह घर खाली लगने लगा, क्योंकि इरफान के घर का केवल एक आकर्षण था, दादी, जो अब नहीं रहीं, जो टोपी के लिए ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनके घर में जो दादी थी वही उसके आकर्षण का केंद्र थी और वो अब नहीं थी, उनका देहांत हो चुका था। इसी कारण टोपी को इरफान की दादी का देहांत जो हुआ था उसके बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। इसी कारण टोपी को इरफान की दादी के देहांत के बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा, क्योंकि इरफान की दादी ही थी जिनके पास वो बैठता था, जो उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। अब वो नहीं थी तो उस घर में कोई भी नहीं था जो उसके पास बैठे, उसको कहानियाँ सुनाए। तो यही वजह थी कि इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के थे। तो एक तो हिंदू था, एक मुसलमान था, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इस कथन के आलोक में, प्रकाश में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर होगा कि बच्चा जो होता है कोमल और निष्कपट स्वभाव का होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, छल कपट नहीं होता उसके अंदर। तो उसके लिए मज़हब और जाति का कोई महत्व नहीं होता है। जो अच्छा लगता है उसके पास चला जाता है बच्चा, तो वह तो इन सब बातों से अनजान होता है। तो उसे जहाँ भी प्यार और ममता मिलती है उसी ओर बरबस आकर्षित हो जाता है, अचानक से उसी ओर आकर्षित हो जाता है, जहाँ उसको प्यार मिलता है वहीं चला जाता है। इसलिए तो इरफान की दादी का स्नेह और ममता टोपी को मज़हब और जाति की दीवारों के पार अपनी ओर खींच लेती है और दोनों अनजान होते हुए भी एक अटूट रिश्ते में बंध जाते हैं। तो टोपी और इरफान की जो दादी थे, हालांकि अलग अलग मजहब और जाति के थे, लेकिन फिर भी अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। और ये अटूट रिश्ता कौन सा था? ये अटूट रिश्ता था प्यार का रिश्ता। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इरफान की जो दादी थी वो टोपी को तरह तरह की कहानी सुनाती थी, अपने पास बिठालती थी, बहुत प्यार से बोलती थी। और जो बच्चे होते हैं वो कोमल होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता, उन्हें जहाँ प्यार मिलता है वहीं चले जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कौन सा धर्म है, कौन सी जात है, वो हर किसी को अपना समझते हैं। तो यही वजह है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर उनमें एक अनजान अटूट रिश्ता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो आंसर होगा कि टोपी ज़हीन अर्थात बहुत तेज़, होशियार और मेहनती बच्चा था, किंतु
फिर भी वो 9वीं कक्षा में 2 बार फ़ेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये था कि पहले साल तो वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर के सदस्य उससे अपने-अपने काम करवाते थे, तो उसे पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था। और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, इस वजह से वो पास नहीं हो पाया। तो एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को निम्नलिखित भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो वो अकेला पड़ गया क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो 10वीं कक्षा में चले गए थे और इसमें उनका कोई भी नया दोस्त नहीं बन पाया था। वह शर्म के कारण किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं कर पाता था। वह अध्यापकों की हँसी का पात्र होता था। अध्यापक जो थे वो भी उसकी मजाक बनाते थे क्योंकि कक्षा में आने पर अध्यापक कमज़ोर लड़कों के रूप में उसका उदाहरण देते और उसे अपमानित करते हुए व्यंग करते थे। तो कक्षा के जो छात्र थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे। इसी में एक प्रश्न था कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाने चाहिए। तो आंसर होगा कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ आवश्यक बदलावों की आवश्यकता है। तो जो सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि किसी भी छात्र को एक ही कक्षा में 2 बार फ़ेल नहीं करना चाहिए। दूसरी बार उसे अगली कक्षा में बैठा देना चाहिए। छात्र जिस विषय में पास नहीं हो रहा है उसे उससे हटा दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो बच्चा है उसे एक सब्जेक्ट बहुत कठिन लग रहा है और उसको वही सब्जेक्ट दिलाया जाए, तो उसको वो सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, उससे हटा देना चाहिए। विषय चुनाव की छूट मिलनी चाहिए। जिसको जो विषय लेना है वो ले लेना चाहिए, जिसको जिसमें रुचि है। और बच्चों को अंकों के आधार पर नहीं अपितु ग्रेड के आधार पर अगली कक्षा में भेजना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति पहचान कर मेहनत कर सके। नंबर नहीं देने चाहिए, ग्रेड मिलना चाहिए। और अध्यापकों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि कक्षा में फ़ेल होने वाले छात्रों को अपमानित ना करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी मदद करें। फिर आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि इरफान की दादी के मायके का जो घर था वो कस्टोडियन में क्यों चला गया। मतलब जो उनका घर था मायके का वो कस्टोडियन मतलब सरकारी कब्जे में क्यों चला गया। तो आंसर हुआ कि इरफान की दादी जो थी वो पूर्वी राज्य की रहने वाली थी, लेकिन वह विवाह के बाद लखनऊ आ गई थी। तो विभाजन के समय उनके मायके के जो लोग थे वो भारत में अपना घर छोड़कर कराची मतलब पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए दादी का जो घर था वो लावारिस बनकर रह गया। अब जब कोई चीज़ लावारिस होती है तो उसका जो वारिस होता है वो सरकार होती है। कोई भी चीज़ लावारिस है, कोई भी मकान है, कुछ है, तो वो अगर उसका कोई वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो चीज़ कस्टोडियन में चली जाती है। कस्टोडियन का कब्जा हो जाता है, मतलब सरकारी कब्जे में चली जाती है। तो यही वजह है कि दादी का जो मायके वाला घर था वो उस पर कस्टोडियन का कब्जा हो गया। तो इरफान की दादी पूर्वी राज्य की रहने वाली थी, लेकिन वह विवाह के बाद लखनऊ आ गई थी और विभाजन के समय उनके मायके के जो लोग थे वो भारत छोड़कर अपने घर को छोड़कर वो कराची पाकिस्तान चले गए थे। इसलिए दादी का जो घर था उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए दादी का जो मायके वाला घर था वो कस्टोडियन में चला गया, उस पर सरकारी कब्जा हो गया। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।